Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello friends, today we are here with our mock test of SSCGD 2021. So in the previous class, like yesterday's one, we talked about 16th or 17th November's analysis, right? जो भी पेपर में आया हुआ उसके बारे में हमने एनालिसिस किया और हमने ये पाया कि नरेशन के कुछ क्वेश्चंस इस बार नहीं पूछे गए हैं ज़्यादा, ठीक है, नरेशन के नहीं है, उसके अलावा मतलब इस शिफ्ट में नहीं है ना, पर्टिकुलरली देखा जाए तो हमने इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस किए हैं, एरर डिटेक्शन और जो ये फिल इन द ब्लैंक्स हैं, एंटोनिम सिनोनिम, ये सारी चीज़ों का वेटेज रहा है, ठीक है, रीअरेंजमेंट की बात नहीं हुई और ना ही हमने नरेशन के क्वेश्चन देखे, ठीक, बट ऐसा नहीं कि आगे नहीं आ सकता, हो सकता है कि आगे आने वाली शिफ्ट्स में वो चीज़ें आ जाए, ठीक है। तो एक एक करके हम उसके बारे में बात करेंगे और देखेंगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस उतना अच्छा रिजल्ट, प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट, राइट, इट इज राइटली सेड दैट प्रैक्टिस मेक्स वन परफेक्ट। प्रैक्टिस जो है ना वो आपको बहुत अच्छा बनाती है, चाहे किसी भी चीज़ में, अच्छी आदतों में भी बुरी आदतों में भी। कोशिश यही करना कि अच्छी आदतों में करो, बुरे में ना ही करो, ठीक है। चलो तो प्यारे बच्चे शुरू करते हैं। पहला क्या, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस सेंटेंसेस आर गिवन विथ ब्लैंक्स टू बी फिल्ड इन विथ an appropriate word. Our alternatives are suggested for each question. Choose the correct alternative out of the four. नीचे जो क्वेश्चंस लिखे हैं उनमें को सेंटेंसेस दिए हैं, उनमें ब्लैंक्स हैं और उन्हें एक सही वर्ड से फिल करना है, ये तो साफ लिखा ही हुआ है। और जो ऑल्टरनेटिव्स हैं वो हर एक क्वेश्चन के लिए दिए गए। ऑब्वियसली ऑब्जेक्टिव टाइप भी होता है, आपका डिस्क्रिप्टिव तो कुछ है नहीं। अब देखते हैं कि कौन सा सही उसमें वर्ड फिट बैठता है कि आपको बताना है। तो पहला क्वेश्चन रहा ये आपके स्क्रीन पे, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। आपको ये बताना है कि ल्यूसिड इसका सिनोनिम क्या होता है। आपके पास 10 सेकेंड है। ल्यूसिड का सिनोनिम क्या होता है? क्लियर, क्वैक, कोक्स कहा जाएगा, है ना, कोएक्स की कोक्स, कोक्स, एम्बिगस और ऑब्स्क्योर, ये सारे के सारे आपके ऑप्शंस हैं। फटाफट देख के बताएं ल्यूसिड का मतलब क्या होता है, इसका सिनोनिम बताना है। बहुत बढ़िया, तो सभी से बन गया होगा। ल्यूसिड का मतलब होता है क्लियर, ल्यूसिड मींस क्लियर। कोक्स का मतलब क्या होता है, जैसे आप क्वैक्स भी बोलते हैं कई लोग, है ना, तो कोएक्स ऐसा ये उसमें थोड़ा सा होता है। ये चीज कहलाती है मनाना या फुसलाना। किसी को मनाते हो या फुसलाते हो तो उसे हम कोक्स कहते हैं। एम्बिगियस, नाम ही एम्बिगुअस, मतलब उलझा पुलझा सा लग रहा है। तो ऑब्स्क्योर और इनको देखें तो ऑब्स्क्योर मतलब अनसर्टेन होता है, एम्बिगियस मतलब एम्बिवेलेंट होता है, एम्बिवेलेंट मतलब भी अनक्लियर होता है, मतलब चीजें स्पष्ट ना होना। तो इससे दो वर्ड आपको समझ में आ गया, एम्बिगियस एम्बिवेलेंट ये अनक्लियर के लिए, ऑब्स्क्योर ये अनसर्टेन के लिए, और कोक्स मतलब किसी को मनाना फुसलाना, तो मनाने फुसलाने की तो जरूरत ही नहीं। क्लियर मतलब होता है साफ साफ, तो ल्यूसिड का मतलब क्लियर। तो आपके यहाँ पे कितने वर्ड्स बन गए, ल्यूसिड और क्लियर तो नॉर्मल हो गए। चलो, कोक्स, एम्बिगियस, ऑब्स्क्योर और एम्बिवेलेंट, ठीक है। हेडिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन, एंटोनिम बताना है फ्रेजाइल का। फ्रेजाइल का उल्टा क्या होता है? उल्टा समझते हो, मतलब विलोम, सीधा उल्टा, उल्टा सीधा। फ्रेजाइल का क्या होता है सभी को मालूम होगा। स्ट्रॉन्ग, स्लो मतलब धीमा होता है, फैंसी मतलब जैसे कुछ आप फैशन के हिसाब से फैंसी कपड़े लेते हो ना, बड़े दिखावे योग्य, वो फैंसी हो जाता है। और ब्रिटल मतलब होता है नाजुक, जो इजीली टूट जाए, इजीली ब्रेकेबल को ब्रिटल कहते हैं। फ्रेजाइल का मतलब भी वही है ना, लेकिन हमें बताना क्या है, एंटोनिम बताना है। जो चीज इजीली टूट जाए उसका उल्टा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग रहे। बात समझ गए? तो स्ट्रॉन्ग होगा इसका एंटोनिम। बहुत बढ़िया, सभी ने बहुत अच्छे से ट्राई किया है और मुझे लगता है कि ये सारी चीजें अगर इसे रूटीन में चलती रहेगी तो किसी दिन गलती से तुम एसएससीजीडी क्रैक ना कर जाओ। कर दोगे, है ना। अगला सेंटेंस है आपके सामने, ये सबसे पहले तो ये पढ़ लो कि जो लिखा है वो क्या है, उसके बाद आगे बढ़ना। आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस व्हिच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। आपको सेंटेंस पढ़ना है, उसके बाद सेंटेंस में ये देखना है कि नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा पार्ट है जिसमें एरर है।
है ना? बात समझ में आ गई? तो पहला क्या है? नो सूनर डिड आई रीच द स्टेशन व्हेन द ट्रेन लेफ्ट। नो सूनर एक्चुअली मैं जस्ट पहुंचा ही था, मतलब ज्यादा टाइम नहीं होता पहुंचे हुए, जैसे ही मैं स्टेशन पे पहुंचा वैसे ही ट्रेन चली गई, या मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले ही ट्रेन चली गई। जिसमें पहुंचा ही था और ट्रेन चली गई। ऐसा होता है ना, कई बार आप पहुंचते हो और ट्रेन चली गई, मतलब कुछ भी काम, तो पहुंचे आप और निकल ली, उसके लिए क्या होता है? नो सूनर। नो सूनर के साथ हमेशा पेयर में दैन आता है, ठीक है? स्कैर्सली, हार्डली, रेयरली, बेयरली, ये बहुत बार मैं बता चुका हूं, फिर से बता रहा हूं, ये कंजंक्शंस की श्रेणी में आते हैं। और ऐसे कंजंक्शंस जहां पे आपको इस तरीके से दो चीजें दिखाई दें, इसे कहते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शन, राइट? तो ये कोरिलेटिव कंजंक्शंस हैं। यहाँ पे रिलेशन दिख रहा है, हार्डली, स्कैर्सली, बेयरली, रेयरली, इनके साथ हमेशा क्या आता है? व्हेन और बिफोर। इनके साथ दैन या देन नहीं आता। तो ये छोटा सा डिफरेंस है जो एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ पे व्हेन दे देगा, जबकि नो सूनर के साथ क्या चाहिए था? दैन। तो नो सूनर डिड आई रीच द स्टेशन, व्हेन की जगह पे क्या हो जाएगा? देन द ट्रेन लेफ्ट। ये है द ट्रेन लेफ्ट, तो सही है। नो सूनर डिड आई रीच द स्टेशन, ये व्हेन, इसमें व्हेन कहां पे है? तो देखो यही छोटा सा जो मैंने अभी आपसे कहा, ये क्यों किया? कंफ्यूजन होता है ये। आपने बोला लेफ्ट वाला था ना, हाँ टिक लगा दो। अरे गलती तो इसमें व्हेन में है ना, व्हेन को देखो। क्लियर? कंजंक्शन में क्लियर हो गया? इसे कोरिलेटिव क्यों कहते हैं? क्योंकि ये साथ में आते हैं पेयर में, जैसे आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली, डॉट डॉट डॉट, बट ऑल्सो। क्लियर? सब कोरिलेटिव कंजंक्शंस। आगे बढ़े, यहां तक सारी बातें क्लियर हो गई? चल, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। मिस स्पेल्ड आता है तो करेक्टली स्पेल्ड भी हो सकता है ना। स्पेलिंग मिस्टेक किस में, वो बताना है, और स्पेलिंग करेक्ट किस में, वो भी बताना है। तो दोनों तरीके से पूछ सकता है। कंप्लेंट, 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 कंप्लेंट। ओके, बचपन से सुना होगा आपने, हमेशा शिकायत रहती है, पापा मेरे पास गाड़ी नहीं है, पापा मेरे पास पेन नहीं है, पापा पापा मेरे को ये चाहिए पापा। अरे दिन भर रोते रहते हो, हमेशा तुम्हें क्या रहती है? शिकायत, है ना? ये है कंप्लेंट, ये सब नहीं है शिकायत, ठीक है? अब ये शिकायत भी कैसी है? ये कंप्लेंट हो गया आपका नाउन, और कंप्लेन हो गया शिकायत करना, मतलब वर्ब। वो ध्यान से देखना, वर्ड्स में थोड़े बहुत से फेरबदल हो जाता है। याद है नाउन में एयर और एयर्स किया था, तो क्या फर्क था? एयर का मतलब था मिक्सचर ऑफ गैसेस, ठीक है, और एयर्स का मतलब क्या था? प्राउड बिहेवियर या अफेक्टेड मैनर्स। जैसे आप रिच हो गए तो आपके तौर तरीके बदल गए, तो ये हो जाता है अफेक्टेड मैनर्स, एयर्स। ऐसे ही कंप्लेन और कंप्लेंट में ये छोटा सा फर्क है, ध्यान रखना। एक नाउन है और एक वर्ब, एक है शिकायत और एक है शिकायत करना। ऐसे ही एक एडवाइस होता है और एडवाइस होता है, बहुत ही कॉमन है। ये होता है नाउन, मतलब सलाह। ये होता है वर्ब, मतलब सलाह देना। क्लियर हुआ? चल अगला, सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ये इसे ऐसा भी कह सकते हैं कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को इन्होंने इस तरीके से लिखा हुआ है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हमने बहुत सारे पढ़े हैं, अब एक बार इसको देख लेते हैं। अ चाइल्ड बॉर्न आफ्टर द डेथ ऑफ इट्स फादर, ऐसा बच्चा जो अपने पिता के मृत्यु, मतलब बायोलॉजिकल पेरेंट जो है उनकी मृत्यु के बाद पैदा हुआ। बायोलॉजिकल पेरेंट समझते हो ना, ओरिजिनल उनके जो जेरोक्स वाले नहीं, ओरिजिनल मम्मी पापा। अब पापा के डेथ के बाद अगर पैदा हुआ है तो उसे क्या कहेंगे? पोस्थुमस, थीस्ट, नोटोरियस, पेडेस्ट्रियन। आपके पास 10 सेकेंड है, फटाफट इन सबको देख के बताओ कि ये जो चीजें लिखी हैं इनमें से कौन सा आपको लगता है कि बेस्ट सूटेड आंसर हो सकता है? पोस्थुमस, थीस्ट, नोटोरियस, पेडेस्ट्रियन। चलो एक चीज तो यहां से क्लियर है, क्या क्लियर है? कोई एक तो होगा इसमें, है ना, क्योंकि नन ऑफ द अबव लिखा नहीं है, तो एक तो होगा।
पॉस्थ्यूमस ये होता है वो बच्चा जो अपने फादर की डेथ के बाद पैदा हो। थीस्ट मतलब होता है आस्तिक, और अथीस्ट कर दिया तो क्या हो जाता है, नास्तिक। याद है? नोटोरियस मतलब फेमस फॉर बैड डीड्स, ऐसा व्यक्ति जो अपने बुरे कामों के लिए फेमस, कुख्यात। पेडेस्ट्रियन मतलब पैदल चलने वाला, है ना? इसमें एक ही चीज समझ में आई कि इसका सही आंसर क्या होगा, पॉस्थ्यूमस। ठीक है, चलो आगे बढ़े। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। सिंपली लिखा हुआ है कि एक ऑप्शन चूज करो ब्लैंक को फिल करने के लिए। वी डैश द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट्स एंड कंपेयर देयर परफॉर्मेंस फॉर द ईयर। हमने क्या किया, स्टूडेंट्स के मार्क्स देखे अलग अलग सब्जेक्ट्स में और कंपेयर किया उनकी परफॉर्मेंस को इस साल, मतलब जो भी साल भर उन्होंने किया है उनके मार्क्स के आधार पर स्टूडेंट्स का हमने कंपैरिजन किया, है ना। उनको जैसे होता है ना कि आपका एक असेसमेंट रिपोर्ट बनती है कि फाइनल असेसमेंट में क्या हुआ, इतना परसेंटेज आपका हाफ ईयरली में है, इतना आपका अटेंडेंस है, ये सारी चीजें। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, वी क्वेश्चन द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट्स एंड कंपेयर देयर परफॉर्मेंस फॉर द ईयर। नहीं, हमने क्वेश्चन नहीं किया, क्वेश्चन आंसर वाला टाइम चला गया। नंबर तभी आते हैं जब क्वेश्चन आंसर लिख के आते हो। इंस्पेक्ट मतलब मुआयना करना, मुआयना नहीं कर रहे हो तुम। जैसे इंस्पेक्शन की टीम आती है ना, आप कुछ कर रहे हो एग्जाम में, कहीं चीटिंग वीटिंग तो नहीं कर रहे, कहीं कर रहे हो लिख तो नहीं लिख रहे हो, चीटिंग वीटिंग हो रही हो, कहीं तुम गजनी बन के इधर लिखा इधर लिखा, इधर इधर देख रहे हो, और कहीं से भी हो सकती है चीटिंग, तो वो उसके लिए इंस्पेक्शन होता है। पर यहाँ तो मार्क्स आ चुके हैं, अब क्या करेगा घंटे बन के। प्रोब्ड मतलब जांच पड़ताल, वो भी होता है, तो जांच पड़ताल तो होगा नहीं। अब क्या जांच पड़ताल होगी, एनालिसिस होगा, विश्लेषण करेंगे तो भैया कितने मार्क्स आए और उसके हिसाब से हम तुम्हें क्या दे देंगे, तुम्हारा परफॉर्मेंस बता देंगे, रिजल्ट दे देंगे। रिजल्ट मतलब मार्क्स से तो ऑलरेडी पता ही है, पर डिफरेंट सब्जेक्ट्स में कंपेयर करेंगे और जैसा आएगा वैसा तुम्हारा परफॉर्मेंस डिक्लेयर कर देंगे। बात समझ में आ गई? तो एनालाइज्ड, एनालिसिस करना होता है ना कि हाँ इतना इसने पाया, इतना इसने पाया, फर्स्ट रैंक इसकी आएगी, सेकंड रैंक इसकी आएगी। क्लियर? कुछ क्लोज है, लगेगा कि ये भी हो सकता है, बट एक्यूरेसी पे ध्यान देना है कि कौन सा हो। ठीक है, बहुत बढ़िया। अभी ये लिखा है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग इडियम। इस इडियम का आपको मीनिंग बताना, और मुझे ऐसा लगता नहीं है कि आपको इस इडियम का मीनिंग बताने की कोई भी जरूरत है। क्या हो, जैसे एक इडियम था टॉप डॉलर। अभी क्लास में कुछ लोग जो बहुत देखते हैं अपना वेब सीरीज वगैरह, उसमें उन्होंने टॉप डॉग और टॉप डॉलर ऐसी कुछ चीजें सुनी थी। तो टॉप डॉलर का मतलब क्या होता है, टॉप डॉग का मतलब क्या होता है? टॉप मतलब A1 का डॉलर और A1 का कुत्ता? नहीं, देखने में तो यही लग रहा है, पर इडियम हमेशा अपने इंडिविजुअल मीनिंग से क्या होता है, अलग मीनिंग देता है। मतलब कभी कभी ऐसा हो जाता है कि एज इट इज आपको मीनिंग मिल जाती है, बट वो किस्मत है आपकी, हमेशा नहीं हो सकता। तो टॉप डॉलर या टॉप डॉग, इनका मतलब क्या होता है? टॉप का मतलब तो समझ लो ना, अपनी झलक सबसे अलग टाइप। तो टॉप डॉलर का मतलब होता है प्राइस वेरी हाई, बहुत हायर वैल्यू होना किसी चीज की। और टॉप डॉग मतलब उस व्यक्ति की बहुत ज्यादा वैल्यू होना। तो डॉग यहाँ पे पर्सन से है, मतलब आपसे इंडिविजुअली उसका कोई सरोकार नहीं, कोई भी व्यक्ति है जो बहुत ऊंचा है, और डॉलर में जिसकी वैल्यू बहुत ऊंची है, मतलब हाई प्राइस्ड के लिए टॉप डॉलर और हाई वैल्यू के लिए, नमदार के लिए टॉप डॉग। समझ गए? ये ध्यान रखना, अभी के कुछ वेब सीरीज वगैरह में देखोगे तो मिल जाएगा। एप्पल ऑफ वन साइज सभी जानते हैं, समवन वेरी प्रीशियस और डियर, तुम्हारा बहुत खास है। शैम हैव बीन प्लेइंग गिटार सिंस मंडे, बजाए पड़ा है, रुक ही नहीं रहा है। इसमें एरर बतानी है, सही बजा रहा है कि नहीं ये नहीं देखना आपको, बजाए पड़ा बस ये देखना। तो क्या है, सेंटेंस सही है गलत? शैम, शैम कोई नाम है ना, नेम, और सब्जेक्ट का नेम है, और नेम थर्ड पर्सन होता है, और थर्ड पर्सन ये सिंगुलर है। किसी भी चीज का नाम क्या होता है, सिंगुलर ही होता है ना। तो या हैव आएगा या हैज आएगा, ऑब्वियसली हैज आएगा। अब राम का नाम रैम बोल दो या रैम्बो बोल दो, भैया कुछ भी बोल दो, रहेगा तो सिंगुलर ही ना। हेल्पिंग वर्ब भी कैसा आएगा, सिंगुलर।
एज सिंपल एज दैट। क्लियर? अगला, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस फॉर द गिवन सेंटेंस। ये भी एरर का ही टाइप है, फिल इन द ब्लैंक नहीं, फिल इन द ब्लैंक का टाइप है, एरर में भी आते हैं ये, बट अभी तो फिलहाल फिल इन द ब्लैंक है ये। और ये टेंस का करेक्शन है, तो मतलब आपको देख के बताना है कि टेंस कौन सा है। माई ब्रदर डैश टू कंपाला नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर मतलब अगले साल, अगले साल जा रहा है ब्रदर, तो अगले साल जा रहा है मतलब फ्यूचर की बात हो गई ना। सो व्हेन यू टॉक अबाउट फ्यूचर तो ऑब्वियस सी बात है हैड तो आ नहीं सकता। वेंट वर्ब का सेकंड फॉर्म है, याद है, गो वेंट गॉन होता है, और गॉन तो पास्ट परफेक्ट हो गया। ये दोनों चीजें नहीं आ सकती। प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल जरूर किया जा सकता है फ्यूचर के प्लान्ड एक्शंस को बताने के लिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी यूज किया जाता है फ्यूचर को बताने के लिए। बट चूंकि आपके पास ऑलरेडी यहाँ पे विल गो है, माय ब्रदर विल गो, हमेशा विल शैल के साथ क्या आता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो बिल्कुल सही गो लिखा है, तो नेक्स्ट ईयर मतलब आने वाला समय, तो इसलिए क्या हो जाएगा, विल गो। मैं यार ये नहीं बता रहा हूं कि विल गो आएगा क्योंकि नेक्स्ट ईयर लिखा है, तो वो तो सब जानते हैं, बट ये भी बता रहा हूं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इन दोनों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। किस चीज के लिए, फ्यूचर की बातों को बताने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, राका अराइव्स हियर ऑन मंडे, राका कब आने वाला है यहाँ पे, मंडे को, ऑन मंडे या 27 अगस्त, कुछ भी डेट डे कैलेंडर का डाल दोगे तो उससे ये पता पड़ जाता है कि वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग दैट इज गोइंग टू हैपन इन नियर फ्यूचर। बात समझ में आई? हैज गॉन बोलोगे तो ये परफेक्ट टेंस हो जाएगा। अभी तो ये फ्यूचर की बात, तो फ्यूचर में प्रायोरिटी पहले किसको मिलेगी, फ्यूचर को, परफेक्ट की तो जरूरत ही नहीं है। क्लियर? इंप्रूव द ब्रैकेटेड पार्ट ऑफ द सेंटेंस। अगला सवाल आपका इस चीज पे है कि एक ब्रैकेट आपको दिया गया है। याद कीजिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की क्लास में हमने ब्रैकेट वाले कुछ चीजें की थी, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल्स देखे थे। यदि आपको नहीं याद आ रहा है तो आप एक बार फिर से वापस उस वीडियो को देख सकते हैं। दिवाली के टाइम पे 4 या 6 तारीख का वो वीडियो है, तो वहां पे ब्रैकेट वाले काफी सारे एक्सरसाइजेस दी हुई हैं, आप उसे देख सकते हैं और पता लगा सकते हैं। फिलहाल के लिए, द लेडी फाइंड अ ब्रोकन वुडन चेयर। लेडी को मिला, क्या मिला, एक टूटी हुई चेयर की, जो टूटी हुई लकड़ी थी वो मिली। ये ऐसा कह सकते हैं कि वुडन चेयर थी, एक टूटी हुई वुडन चेयर मिली, लकड़ी नहीं, मतलब लकड़ी की चेयर। तो द लेडी फाउंड अ ब्रोकन वुडन चेयर, उसको मिली टूटी हुई चेयर जो कि लकड़ी की बनी थी। और फाइंडिंग, फाइंडिंग तो तब आएगा जब आईएनजी फॉर्म हेल्पिंग वर्ब हो। यहाँ पे कुछ, यहाँ पे तो है नहीं, इज नहीं आ सकता। इज एमआर कब आता है, जब आईएनजी हो आगे, तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं। तो सिंपली क्या कर सकते हैं आप, फाउंड, क्योंकि इनकी रिक्वायरमेंट्स तो फुलफिल हो नहीं पाएंगी। इसके बाद आईएनजी चाहिए और इसके पहले हेल्पिंग वर्ब चाहिए, ये मिसिंग है, तो हम सीधा फाउंड करते हैं। ठीक है, पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट। क्लियर? कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं बहुत सिंपल, बट दिमाग में कभी कभी क्लिक नहीं होता। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर ईच ब्लैंक। हर एक ब्लैंक के लिए एक बढ़िया सा ऑप्शन चूज कर लो। देखें क्या, मैंने क्या किया कि सोचा कि ये जो क्लोज टेस्ट है इसको आपके सामने इस तरीके से रखूं कि आप सारी चीजों को बकायदा देख सको। होता क्या है कि हर बार ब्लैंक को देखने के लिए बार बार अपने को चेंज करना रहता है दूसरे तीसरे पेज में, तो पढ़ नहीं पाते। मैंने आपके सामने ही रख दिया, ठीक है ना। चलो, तो तेनाली रामकृष्ण, तेनाली रामा की बात बहुत सुनी होगी आपने, बहुत ज्यादा होशियार आदमी थे ये, चाणक्य जी थे, तेनाली रामकृष्ण जी थे, ये सभी एक नंबर आदमी थे ना, दिमाग बहुत चलता था इनका। तो तेनाली रामकृष्ण वॉज डैश इंडियन पोएट, स्कॉलर, थिंकर एंड स्पेशल एडवाइजर इन द कोर्ट ऑफ श्री कृष्ण देव राय। देखना, मैंने पहले भी कहा था, जब भी कभी आप क्लोज टेस्ट को कंप्लीट करें तो ब्लैंक के आजू बाजू जरूर देख लें टेंस क्या है, फ्लो देख लें पॉजिटिव चल रहा है या नेगेटिव, हिंट देख लें, और फुल स्टॉप तक जरूर पहुंचे। बिना फुल स्टॉप के सेंटेंस को ना रोकें। आधे में कोशिश करते हैं तो कभी कभी गड़बड़ी हो जाती है, बट अगर क्लिक कर जाए तो चल सकते हो, क्योंकि रूटीन ही तो है। अगर डेली जो पढ़ता है
उसको क्लिक हो जाता है। ऐसा नहीं आपको नहीं होगा, बट थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करनी रहेगी। तो तेनाली रामकृष्ण वॉज, ये एक ही पर्सन है, सब्जेक्ट सिंगुलर है। वॉज क्या थे? इंडियन पोएट, स्कॉलर, थिंकर और स्पेशल एडवाइजर। किसमें? कृष्ण देव राय की कोर्ट में, उनके सभा में। एक कह सकते हैं बहुत अच्छे, जैसे उनके कुछ सेनापति वगैरह रहते हैं ना, तो ये भाई साहब कौन थे? उनके बहुत अच्छे थिंकर वगैरह थे, मतलब थिंकर तो खुद में थे बट उनके लिए एडवाइजर थे। इंडियन के लिए क्या आएगा? एन इंडियन। क्यों? एक ही पर्सन की बात है, अलग अलग क्वालिटीज है। तो याद करिए वो रूल कि आर्टिकल का इस्तेमाल पहली वाली क्वालिटी के साथ बस करेंगे, बाकियों के साथ कॉमा कॉमा लगा दो। क्लियर? हु डैश फ्रॉम सीई 1509 से 1529, 1509 से 1529 ईस्वी तक उन्होंने राज किया। किसने? कृष्ण देव राय। वॉज मतलब पास्ट की बात हो रही है ना, वो राजा कृष्ण देव राय है और ना ही तेनाली रामन है, तो मतलब ये कब की बात है? पास्ट की, लिखा भी है। तो हु रूल्ड, रूल्स तो प्रेजेंट टाइम में हो जाएगा जो कंटिन्यूअस बताए, प्रेजेंट टाइम के रूटीन को बताए, कंटिन्यूअस इन द सेंस प्रेजेंट टाइम के रूटीन को बताएगा। रूल होगा नहीं क्योंकि प्रेजेंट टाइम है ही नहीं। रूलिंग के लिए हेल्पिंग वर्ब चाहिए जो कि यहाँ है नहीं, तो हु रूल्ड फ्रॉम इतने से इतने। ही वॉज अ तेलुगु पोएट हु हेल्ड फ्रॉम अ विलेज। हेल्ड फ्रॉम मतलब वहां से आते हैं, आते हैं मतलब उनका ओरिजिन क्या है? एक विलेज है जिसका नाम है तेनाली, इसी के नाम से तो उनका नाम तेनाली रामकृष्ण पड़ा। ओरिजिनल नाम तो ये है, ये उनके विलेज का नाम है। लोकेटेड डैश व्हाट इज नाउ द आंध्र प्रदेश रीजन। एक विलेज से आते हैं वो जिसका नाम तेनाली है, जो कहाँ स्थित है? लोकेटेड एट, लोकेटेड इन, लोकेटेड फ्रॉम, लोकेटेड विच। विच देखो जनरली नॉन लिविंग के लिए आता है ना, या फिर लिविंग में भी अगर आप बोले ना कि बहुत सारे भाई बहन है तो विच ब्रदर, विच सिस्टर, कौन सी बहन कौन सा भाई आ रहा है, तो वहां पर भी चॉइस और सिलेक्शन में आप यूज कर सकते हैं ह्यूमंस में भी। फ्रॉम मतलब ओरिजिन बताने के लिए, इन मतलब किसी चीज के अंदर, जैसे आई लिव इन इंडिया, आई लिव इन मध्य प्रदेश, आई लिव इन गुजरात, ऐसा। और लोकेटेड का मतलब आपकी लोकेशन बताना, और लोकेटेड के साथ हमेशा क्या आता है? एट। कई सारे लोग गलती करते हैं, लोकेटेड इन भी कर देते हैं, लोकेटेड एट का ही यूज करेंगे, राइट। जनरली नोन फॉर द फोक टेल्स विच डैश ऑन हिज विट। विट मतलब इंटेलिजेंस, बुद्धिमत्ता। ये एक ऐसा गांव है तेनाली जो आंध्र प्रदेश प्रांत में उस जगह में स्थित है। जनरली सामान्यतः वह जाना जाता है फोक टेल्स के लिए, मतलब ये ऐसी टेल्स हैं जो आम कहानियां, जातक कथाएं होती है ना, उसके लिए फेमस है, जो उनके बुद्धिमत्ता पे बनी थी। तो फोक टेल्स विच फोकसेस, फोकसेस मतलब अभी भी फोकस कर रहा है, अभी भी हो रहा है। फोकस इन द सेंस कि उनकी जो कहानियां बनी थी वो किसके ऊपर बनी थी? उस बुद्धिमत्ता पे जो वो जिस बुद्धि से काम करते थे। तो फोकसिंग नहीं हो सकता, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये तो विच है। एसएमआर वॉज वर्ब कुछ लिखा है क्या? फोकस्ड ऑन हिज विट सामान्यतः किस लिए जानी जाती है? फोक टेल्स। टेल्स मतलब ये प्लूरल है, प्लूरल है, और फोकसेस कंटिन्यूटी को बताता है। तो यहां देखें, जनरली नोन फॉर द फोक इज नाउ द आंध्र प्रदेश। देखो यहां से क्या लिखा है? अब वह आंध्र प्रदेश का एक भाग कहलाता है, जो काहे के लिए फेमस है? मतलब आज भी वहां पे उनकी कहानियां, उनकी बुद्धि की कहानियां सुनाई जाती हैं। तो आज भी चल रहा है ना, मतलब काम। तो फोकसेस हो सकता था, पर फोक टेल्स क्या है? प्लूरल है, इसलिए यहां पे क्या आ जाएगा? फोकस। बात समझ गए? यहां कंफ्यूजन तो नहीं है? फोकस ऑन इज विट, कंफ्यूजन तो नहीं है ना, समझ गए? फोक टेल्स है, और आप बोलोगे सर ऊपर तो वॉज लिखा था, फिर नीचे ऐसा क्यों कर रहे हो? अरे भाई बताया ना कि आंध्र प्रदेश में स्थित है और आज भी वहां पे इनकी कहानियां फेमस है, इनकी बुद्धि के चर्चे। ही वॉज वन ऑफ द 8 पोएट्स। ये 8 पोएट्स में से, कवियों में से एक थे। कहां पर? अष्ट दिग्गजास, मतलब अष्ट दिग्गज नाम के 8 कवि थे, उन कवियों में से ये एक थे। दिग्गज का मतलब तो समझते हो, जो बहुत टॉप लेवल के हैं, हर चीज में जानकारी रखते हैं। द विजयनगर एम्परर, विजयनगर जो शासन काल था उस टाइम पे, ये विजयनगर भाई साहब कौन थे?
यहाँ पे द विजयनगर एम्पेरर मतलब क्या हो गया, उस कोर्ट में विजयनगर एम्पेरर में अष्टदिग्गज नाम के जो 8 मतलब श्रेणियां दी गई थी कवियों की, अष्ट मतलब 8, उनमें थे। और ये उस कोर्ट के मिनिस्टर थे, मंत्री थे, मतलब बहुत बड़ी बात होगी, विजयनगर के शासनकाल में वो मंत्री थे। तो पोएट्स एट द अष्टदिग्गज की ऑफ द अष्टदिग्गज, कौन सा सही? He was one of the 8 poets of the अष्टदिग्गज, मतलब अष्टदिग्गजाज में एक थे। ठीक है, फ्रॉम मतलब से, बाय मतलब के द्वारा, एट मतलब पर, ऑफ होना चाहिए, ऑफ द अष्टदिग्गज। समझ गए बात? ओके, यहां से वो क्लियर हो गया क्या? हमने जितनी भी चीजें करी हैं सबको समझ में आ गई। ये आपका क्लोज टेस्ट है, और इस क्लोज टेस्ट में आपको बस इतना ध्यान रखना है कि ऐसा हमेशा जरूरी नहीं कि बहुत कठिन ही आए, मतलब कठिन हमेशा नहीं आता, वो तो बात सही भी है, और एसएससी जीडी में बहुत इजी आता है। बस आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना पड़ता है, टेंस क्या है जो आपने भी देखा, हेल्पिंग वर्ब के आजू बाजू आपको क्या देखने को मिल रहा है वो भी आपने देखा, और उसके अकॉर्डिंग ही फिर आपको आगे बढ़ना पड़ता है। बात समझ गए? ओके, चलो, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं आंसर्स काफी अच्छे से आप कर सकते हैं। ठीक, ठीक, क्लियर? चलो आगे बढ़े। अगला है फाइंड द erroneous part if any, otherwise take no improvement। पहला, by then running water and electricity had arrived, making the well and lamp post redundant। redundant मतलब पुराने किसी काम के नहीं हुए। जब बहता हुआ पानी और इलेक्ट्रिसिटी आ गए तो उन्होंने कुएं और लैंप पोस्ट को क्या बना दिया? ऑब्सोलीट, पुराना, रिडंडेंट। ठीक, तो चूंकि बात यहाँ पे हैड अराइव से है कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ब्रैकेट में आपको हिंट दिया है, तो बाय देन रनिंग वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी हैड अराइव्ड। हैड अराइव्ड क्यों होगा? ऑप्शन में हैड अराइव लिखा है। अब ये आपको हिंट दी गई है कि हैड अराइव तो लिखा है, पर क्या आपको मालूम है कि हैड के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? तो अगर मालूम है तो ये तो पता ही पड़ गया होगा कि गलत है। सिंपली ईडी आता ना, हैज हैव हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। क्लियर? बाय देन मतलब जब, अभी की बात नहीं कर रहे हैं, पहले की बात कर रहे हैं कि जब इलेक्ट्रिसिटी, अब वो खुद ही बोल रहा है कि हैड अराइव, तो हिंट से हमें समझ में आ गया, फिर अराइविंग क्यों करेंगे? हेल्पिंग वर्ब तो हैड है ना, तो बहुत सिंपल है। फिल इन द ब्लैंक विद सूटेबल प्रीपोजिशन। बताओ, दे ट्रेवल्ड अक्रॉस यूरोप डैश ट्रेन। पूरा यूरोप भ्रमण कर डाले, काहे से? ट्रेन में बैठ बैठ के, बस सस्ते में सब कर दिया। तो किसी भी माध्यम से आप कहीं घूमते हैं तो याद है ना, के द्वारा, बाय ट्रेन, बाय बस, बाय कार, राइट? सिंपल है, क्लियर हुआ ना? अगला करें। अब इसमें ग्रामेटिकल एरर ढूंढनी है। किस पार्ट में आपको ग्रामेटिकल एरर दिख रही है, जरा देख के बताओ फटाफट, और गलती नहीं करनी है, जैसा पिछली बार किया था, थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करना है। People has been warning in advance about the coming economic crisis। इकोनॉमिक क्राइसिस मतलब जो वित्तीय आपदा आने वाली है, उसके लिए लोगों ने पहले ही वार्न कर दिया। तो लोग क्या होता है? प्लूरल। इफ योर सब्जेक्ट इज प्लूरल, then helping verb should also be plural। तो has been की जगह क्या होगा? have been। मतलब आपको ये पार्ट आइडेंटिफाई करना। अब आप यहाँ देख के बोलोगे सर यहाँ भी हैज लिखा है, यहाँ भी हैज लिखा है, गलत ना है। अरे हाँ, गलत ही है, ये हैज बीन वार्निंग वाला पार्ट गलत है ना। इसमें हैज की जगह क्या होना चाहिए? हैव। तो हैव बीन वार्निंग। क्लियर?
अगला, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। ब्लैंक को फिल करना है, ऑप्शन ढूंढना है, देख के बता दो। फिर से वही ब्लैंक फिल करना। माई न्यू ईयर्स डैश इज टू थिंक पॉजिटिव ऑलवेज। मेरे नए साल का ये है, हर साल क्या होता है कि 1 जनवरी आती है और 1 जनवरी को आप क्या कहते हो, भाई यार जो भी आदतें हैं ना आज ही से बनाऊंगा और आज से सारी पुरानी आदतें छोड़ दूंगा, है ना, एकदम सब खत्म कर दूंगा। ये मेरा है, क्या है, संकल्प है। अब इसमें संकल्प क्या है? कन्फेशन मतलब फादर के सामने जाते हो ना कि मुझे कन्फेस करना है। कन्फेस करना मतलब किसी चीज का वो करते हो कि यार ठीक है, एक तरीके से कहते हैं कि आपको उस चीज का थोड़ा सा बुरा लगा तो आपने उनके सामने क्या कर दिया, कन्फेशन कर दिया। अब देखो आज ना मैंने 2 चंकट मारे इसको, ठीक है, तो थोड़ा भगवान से मैं डरता हूँ इसलिए माफी मांग रहा हूँ। रेपिटेशन मतलब उसका बार बार दोहराना। सेलिब्रेशन, मेरे नए साल का सेलिब्रेशन ये है कि मैं पॉजिटिव सोचूं हमेशा। सेलिब्रेशन मतलब तो किसी मौके पर आप क्या करते हो, मनाते हो उस मौके को, सक्सेसफुल और खुशनुमा बनाते हो, तो सेलिब्रेट करना होता है। रेजोल्यूशन मतलब संकल्प होता है। हर साल क्या लेते हो, संकल्प, और रेजोल्यूशन का ही मतलब होता है संकल्प। और नया साल है तो दिख ही जाता है रेजोल्यूशन ही आएगा, है ना। चलो, select the most appropriate option to substitute the underline segment in the given sentence। underline segments है कुछ, उसका एक appropriate option देखना है आपको और substitute करना है, मतलब उसकी जगह पे अगर ये आए तो ठीक, नहीं आए तो no improvement। समझे? जैसे लिखा है, although he comes to the event he was as usual late। हालांकि वह इवेंट पे आता है पर हमेशा की तरह वह लेट था। as usual मतलब हमेशा की तरह। क्या गड़बड़ी है? अरे एक बात बताओ, he was as usual late लिखा है ना। he was का मतलब बात कब की है, पास्ट की। अच्छा, बात पास्ट की हो मेरे लाल तो पास्ट और प्रेजेंट दोनों के भी साथ आ सकते हैं। भाई हम सोचे इसके हिसाब से इसको अगर हम कर भी दें तो अंडरलाइन तो ये किया गया है ना, तो इसी के हिसाब से करना पड़ेगा। तो ये जो was है ये पास्ट में, तो comes to को भी चेंज कर देंगे। तो although he came to the event, ये सही रहेगा पास्ट में। he was as usual late, हालांकि इवेंट पे आया था और जैसा कि हमेशा लेट, कभी टाइम से आता ही नहीं ये बला। Among applied sciences, medicine is one which have given man some power over death। अप्लाइड साइंसेस में मेडिसिन एक ऐसी चीज है, मेडिसिन इज वन मतलब अप्लाइड साइंसेस में बहुत सारी चीजों में से एक मेडिसिन है जिसने मौत के ऊपर कुछ समय कुछ पावर दिया है आदमी को। मतलब सिंपल है, थोड़ी देर तक बचा के रखती है ना दवाई आपको, इसीलिए। हाँ बहुत बढ़िया, सभी लोग तो अप्लाइड साइंस जानते हो ना। हाँ वही इंजीनियरिंग और मेडिसिन इन सब की चीजें आती हैं, लिखा नहीं है आपने पर मैं बता रहा हूँ, वो अप्लाइड साइंसेस, इंजीनियरिंग और मेडिसिन, मेडिकल की सारी चीजें हैं। तो मेडिसिन एक ऐसी चीज है, अप्लाइड साइंसेस में एक ऐसी चीज है जिसने थोड़ा सा ताकत दी है मनुष्य को, आदमी को डेथ के ऊपर, मतलब बच सकता है वो। मेडिसिन सिंगुलर है ना यार मेरे भाई, मेडिसिन सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर आना चाहिए, बिल्कुल सही है। मेडिसिन इज वन विच हैव, तो विच हैव तो गलत हो गया ना, जब मेडिसिन यहाँ सिंगुलर है तो यहाँ प्लूरल कैसे हो गई, एक ही मेडिसिन दो जगह थोड़ी कूद सकती है, तो क्या होगा, वन विच हैज गिवन, राइट। तो गेव भी कर सकते हैं क्या, among applied sciences medicine is the one which gave man some power over death। which has given मतलब हमें पावर दे चुकी है, और which gave some power over death तो मतलब जिसने दिया, ठीक है ऐसा है। तो ये जो आप यहाँ चेंजेस कर रहे हो किसके अकॉर्डिंग कर रहे हो, जो आपका पूरा ब्लैंक है ना उसको देखना है, ठीक है। ब्लैंक दिखा और उसको आपको पूरा चेंज कर देना है।
सॉरी ब्लैंक बोल रहा हूँ, अंडरलाइन, ठीक है ना। इसमें बड़ा डाउटफुल हो रहे होगे, होमवर्क दे दे क्योंकि समझाया मैंने, लेकिन आप कहीं गड़बड़ी ये हो सकती है कि आपको आंसर ये देना है कि विच हैज गिवन और विच गेव, दोनों में फर्क क्या है। गेव भी हो सकता है ना, नहीं मतलब मैं पूछ रहा हूँ, मैं तो थोड़ा सा डिस्कस कर लिया आपसे, बट आपको डाउट है इस चीज पे, और वो डाउट तभी क्लियर होगा जब ढूंढोगे। अभी मत आंसर दो कोई यार, अभी नहीं, इसका आंसर चाहिए बाद में कमेंट बॉक्स पे, ठीक है। मैं भूल ही गया था कि एक ही बचा हुआ और उसमें आपको होमवर्क भी देना है, तो ये होमवर्क है आपका, ठीक। चलो प्यारे बच्चों, फिर मिलो टेलीग्राम पे, जब फुर्सत हो गप्पे वप्पे लड़ाएंगे, है ना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।